नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी कि को करिकुलर कोर्स, जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स है, जिसे आप अनिवार्य प्रश्न पत्र के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र दिया था ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर, जिसका नाम था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक उसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा, जिसका नाम है हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आयोजित होगा, यानी ओएमआर सीट पर यह पेपर संचालित किया जाएगा। आप चाहे बीए के छात्र छात्राएं हों या आप बीएससी में हो या आप बीकॉम में हो, सभी में यही पाठ्यक्रम है और ऑब्जेक्टिव प्रकार से ये पेपर आपको देना है। तो सभी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ ही साथ मैं इसका सिलेबस भी डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, तो सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका सिलेबस। तो कुल मिलाकर के 4 यूनिट्स आपको इसमें पढ़नी है। पहला आपका हो जाता है प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, ठीक है, यानी फर्स्ट एड का परिचय, ये आपका पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट है तंत्रिका तंत्र तथा उदर से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, त्वचा जलने से संबंधित जहर, कीट के काटने तथा विषैले प्रभाव, संवेदी जो ग्रंथियां हैं उनसे संबंधित और आकस्मिक जन्म से संबंधित कार्य, ये आपके सेकंड सेमेस्टर में है। अब आप कीजिएगा सेकंड यूनिट में है। तीसरा यूनिट आपका है आधारभूत यौन शिक्षा, यानी टोटली हम यौन शिक्षा के बारे में तीसरे यूनिट में पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 4 आपका है मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। ये टोटल 4 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। तो चलिए हम एमसीक्यू प्रश्नों को शुरुआत करते हैं और सभी लोग आंसर भी करते रहिएगा। जिनको इसका सटीक आंसर पता है वो आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक सहायता का सिद्धांत क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दुर्घटना कारणों को हटाना, या रोगों की सांस रुकने पर सीपीआर देना, या पीड़ित की सहायता करना, या उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक सहायता का क्या सिद्धांत है। प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है कि दुर्घटना के कारण उनको हटाना, रोगी की अगर सांस रुक जा रही है तो उसको सीपीआर देना और पीड़ित की सहायता करना। ये तीनों ऑप्शन इसमें सही होंगे, इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है पट्टी का प्रकार इनमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है त्रिकोणाकार पट्टी, लिपटी पट्टी, या चौकोर पट्टी और ट्यूबुलर पट्टी। तो इनमें से बताना क्या था, पट्टी का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है यह पूछा गया है। तो इनमें से जो पट्टी का प्रकार नहीं है वो चौकोर पट्टी जो होती है, आप कभी नहीं देखेंगे चौकोर नहीं आती, पट्टी चौकोर नहीं आती है, ठीक है। तो इनमें से चौकोर पट्टी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी पट्टी के प्रकार में त्रिकोणाकार पट्टी, लिपटी पट्टी और ट्यूबुलर पट्टी, ये एक प्रकार के पट्टी के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट्टी को गांठ लगाने का तरीका है। पट्टी को जो गांठ मारते हैं उसका क्या तरीका है। आपके ऑप्शन दिए गए रीफ गांठ लगाते हैं, या गन्नी गांठ लगाते हैं, या आ व बी दोनों, या उपयुक्त में से ये कोई नहीं। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों, ठीक है। ये रीफ गांठ और ग्रसनी गांठ, ये दोनों जो हैं एक प्रकार के गांठ लगाने का तरीका है पट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग करते हैं। ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, सर को बांधने में, यानी सर में अगर चोट लग जाए तब बांधने में ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग किया जाता है, या घायल उंगलियों को बांधने में, या जांघ की घाव में, या कंधे के घाव में। तो आपको बता दें जब ट्यूबुलर पट्टी जो होती है वो एक प्रकार की, जैसे बैंडेज आप देखते हैं ना, बैंडेज समझ रहे हैं ना, पतला सा होता है, तो वो ही होता है ट्यूबुलर पट्टी इसको कहते हैं। तो
तो ये घायल उंगलियों को बांधने में ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक से रक्त आने पर घायल को कह सकते हैं। अगर नाक से जो है रक्त आ रहा है तो आप क्या कहेंगे? मुंह से सांस लेने के लिए बोलेंगे, या 10 से 15 मिनट तक नाक को पिच करेंगे, नहीं दबा के रखेंगे, या ऑप्शन सा है कि व्यक्ति को आगे की ओर झुकने को कहेंगे, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला, क्योंकि जब नाक से रक्त आने लगेगा तो व्यक्ति क्या करेगा? मुंह से सांस लेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि 10 से 15 मिनट तक नाक को दबाए रखें, तो यह भी आप कर सकते हैं, और व्यक्ति को आगे की ओर झुकने को कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये दा वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो मानव शरीर में कुल मिलाकर के कितनी अस्थियां हैं? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आ वाला ऑप्शन आ इसमें करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर के प्रकार हैं, इनमें फ्रैक्चर के प्रकार दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है खुला फ्रैक्चर, बंद फ्रैक्चर, सरल व जटिल फ्रैक्चर, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं? एक प्रकार के फ्रैक्चर के प्रकार हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर होगा इसमें। ठीक है, खुला फ्रैक्चर, बंद फ्रैक्चर और सरल व जटिल फ्रैक्चर, ये सभी फ्रैक्चर के प्रकार हैं। नेक्स्ट आपका है कि पेशीय का प्रकार नहीं है, पेशीय का प्रकार इनमें से नहीं है। पाचन तंत्र पेशी, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी या हृदय पेशी। तो आपको बता दें पेशी का जो प्रकार नहीं है वो पाचन तथा पेशी, पाचन तथा पेशीय जो है ये पाचन के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। बाकी पेशी के प्रकार की अगर बात करें तो अनैच्छिक हृदय पेशी और अनैच्छिक पेशी ये सभी क्या है? एक प्रकार के पेशी के प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या कह रहा था? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पाचन एवं पाचन तंत्र पेशीय। तो पाचन तंत्र अलग हो गया, पेशी अलग हो गया। तो पेशी के प्रकार 3 ध्यान रखेंगे, अनैच्छिक, ऐच्छिक और हृदय पेशी। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति के रक्त दाब होता है, जो सामान्य व्यक्ति में रक्त दाब होता है वो कितना होता है? वो 160 से 100 उच्चतम होता है, यानी उच्चतम 160 और निम्नतम 100 होता है, या 120 से 80 होता है, या फिर 180 से 85 या 100 से 60। तो आपको ध्यान रखना है जब भी सामान्य मनुष्य में रक्त दाब पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे उच्चतम जो रहेगा वो 120 होगा और न्यूनतम जो रहेगा वो 80 होगा। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिल द ब्लैंक करना है, भरना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एपिडर्मिस तथा डर्मिस दोनों ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं। जले स्थान पर लाल होना, लाल पड़ने के साथ सूजन व दर्द भी होता है। तो इसमें क्या फेल होगा? यानी कि 4th डिग्री बर्न्स में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं, या 3rd डिग्री बर्न में, या 2nd डिग्री, या फिर 1st डिग्री। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा? इनमें से हो जाएगा आपका उत्तर नंबर बा, यानी 3rd डिग्री बर्न में, 3rd डिग्री बर्न में एपिडर्मिस तथा डर्मिस दोनों ऊतक क्या होंगे? क्षतिग्रसित होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग के फैलने से रोकने के उपाय। ठीक है, पहला दिया गया है कि सूचना, दूसरा पृथक्करण, प्रतिरक्षण, या फिर ऑप्शन दा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रतिरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रतिरक्षण। ऑप्शन नंबर सा इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंत, ज्वार, वसूचिका, पेचिश, अतिसार आदि के रोगी के निसंक्रमण करने के उपाय में होता है। फॉर्मल्डिहाइड सम्मिलित होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर पोटाश। तो इनमें क्या सम्मिलित होता है भैया? इनमें जो सम्मिलित होता है वो सम्मिलित होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सम्मिलित होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड सम्मिलित होता है। ऑप्शन बा इसमें सही उत्तर होगा। जब भी बात हो आंत, ज्वार, पेचिश या अतिसार की, तो इन सभी रोगी के रोकथाम या निसंक्रमण करने में जो उपयोग किया जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग फैलता है।
डिप्थीरिया एक प्रकार का रोग है, वह किससे फैलता है? जीवाणुओं के कारण फैलता है, या वायरस की कमी से फैलता है, फंगस के कारण, या फिर प्रोटोजोअन के कारण? तो आपको बता दें डिप्थीरिया रोग जो फैलता है वो जीवाणुओं के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? जीवाणुओं के कारण। इस प्रकार से उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का उद्भव काल है। जो खसरा रोग होता है उसका जो उद्भव काल है वो कितने दिन तक होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है 7 से 14 दिन, 12 से 26 दिन, 6 सप्ताह, या फिर 20 सप्ताह। तो आपको बता दें जो खसरा रोग का उद्भव काल है ना वो है 7 से 14 दिन। कितना? 7 से 14 दिन लगते हैं खसरा रोग के उद्भव होने में। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक टेस्ट किया जाता है। एक प्रकार का डिक टेस्ट होता है। ये टेस्ट कब किया जाता है? ये स्कारलेट ज्वार होने पर किया जाता है, या फिर डिप्थीरिया होने पर, या फिर ऑप्शन है मबब्स होने पर, या कुकुर खांसी होने पर। तो आपको बता दें जो डिक टेस्ट है ये किया जाता है स्कारलेट ज्वार होने पर। एक प्रकार का डिक टेस्ट कहलाता है, ये कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स का उद्भव काल है। चिकन पॉक्स एक प्रकार का रोग है, इसके उद्भव काल का समय कितना है? 7 से 10 दिन, 10 से 12 दिन, 12 से 16 दिन, या 6 से 20 दिन। तो आपको बता दें चिकन पॉक्स का जो उद्भव काल होता है ना वो 10 से 12 दिन का होता है। कितना होता है? 10 से 12 दिन का होता है। ऑप्शन 22 में आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला प्रश्न, नेत्र की भांति इंद्रियां हैं। नेत्र एक प्रकार की इंद्रिया है, तो इनमें से नेत्र की भांति और कौन? कान, बाल, दांत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी क्या है? एक प्रकार की इंद्रियां हैं। तो नेत्र तो क्या है? आँख आपका क्या है? एक प्रकार की इंद्रियां हैं। लेकिन कान, आँख, कान, ठीक है, ये क्या है? आपके इंद्रियों के अंतर्गत आता है। कान आपके इंद्रियों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आ इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार व आकृति के आधार पर शरीर में कितनी हड्डियां हैं? ठीक है, आकार व आकृति के आधार पर शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं ये आपको बताना है। तो आपको बता दें आकार व आकृति के आधार पर हड्डियों को जो क्लासीफाइड किया गया वो 6 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया है। सो ऑप्शन ए उत्तर आपका सही होगा 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न है, एक नक्सीर है एपिस्टाकिस, या फिर राइनोरिया, या सनाइस्टिक्स, या डिप्थीरिया। तो एक नक्सीर जो है वो क्या है? एपिस्टाकिस जो है ये एक प्रकार का नक्सीर है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। चलें आगे बढ़ा जाए। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से आंसर भी बताते रहिएगा। ठीक है, बहती नाक के लिए चिकित्सा शब्द क्या लगाया गया है? जो नाक बहता है, ठीक है, तो बहती नाक के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? पहला दिया गया है पर्टुसिस, या फिर साइनसाइटिस, राइनोरिया, या फिर डिस्फोरिया। तो भैया ये चीज़ तो आप सबको पता होगी कि जैसे गाँव में क्या होता है कि नाक बहने की, ये जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ाया जाता है। ठीक है, देखते हैं आप। तो नाक बहने का, किसी का नाक बह रहा तो आप अब शब्द याद कर लीजिएगा, किसी को बोलना होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे राइनोरिया। आप क्या बोलेंगे? आपको राइनोरिया हो गया है क्या? तो वो समझेगा राइनोरिया ये कौन सी बीमारी का नाम आ गया। तो आप बताएंगे कि राइनोरिया, जब आपका नाक बहती है किसी की, या जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको राइनोरिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोकिनियल दीवारों की सूजन है। तो ये ब्रोकोरिया का है, ब्रोकोइटिस का है, या फिर ब्रोकोओल्स, या ब्रोकोरेजिया। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोकोरेजिया आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव साफ करने के लिए हम क्या लगाते हैं? घाव को साफ करने के लिए हम क्या लगाते हैं? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कि घाव को साफ करने के लिए हम क्या लगाते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं आयोडेक्स, स्प्रिट, विक्स, या फिर बर्नाल। तो घाव को साफ करने के लिए हम क्या लगाते हैं भैया? स्प्रिट लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? स्प्रिट लगाते हैं घाव को साफ करने के लिए। ऑप्शन 22 में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेड क्रॉस का कार्य क्या है? रेड क्रॉस का कार्य क्या है? असहाय सेवा, दीन दुखियों की सेवा, निर्धन की सेवा, या उपयुक्त सभी। तो रेड क्रॉस का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। रेड क्रॉस का
जो कार्य है वो दीन दुखियों की सेवा करना है, असहाय की सेवा करना, निर्धन की सेवा करना। इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस को इंग्लैंड में प्रथम बार स्थापित किया गया था। रेड क्रॉस को इंग्लैंड में प्रथम बार कब स्थापित किया गया था? सन 1879 में या सन 1880 या फिर सन 1970 या सन 1875? तो आपको बता दें, रेड क्रॉस को इंग्लैंड में प्रथम बार स्थापित किया गया था 1879 में। कब स्थापित किया गया था? 1879 में स्थापित किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धमनी रक्त स्त्राव में पूछा गया है कि धमनी रक्त स्त्राव में क्या होता है? खून चमकीला और उछलता हुआ बाहर निकलता है, या फिर खून नीलापन के लिए गहरे लाल रंग का होता है, या धीरे धीरे निकलता है, या धीरे धीरे बहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो धमनी रक्त स्त्राव में क्या होता है कि जो खून होता है, खून क्या होता है कि चमकीला होता है और उछलता हुआ बाहर निकलता है। ये ऑप्शन नंबर आ आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी की टूट के लक्षण क्या है? हड्डी अगर टूट जाती है कहीं, किसी चाहे हाथ की हो, चाहे पैर की हो, चाहे उंगली की हो, तो क्या लक्षण होते हैं? सूजन एवं दर्द होता है, शक्ति की कमी होती है, अंग में हिलने डुलने की अक्षमता आ जाती है, या उपयुक्त सभी? तो इनमें से आपका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा दा वाला, ये सभी। क्योंकि जब हड्डी टूटती है तो अक्सर करके आ जाता है, सबसे पहले तो दर्द होगा, फिर सूजन आ जाती है, आपको वहाँ पर शक्ति नहीं, उसमें आप बल नहीं लगेगा, और उस अंग को आप हिलाने डुलाने में असमता आपके अंदर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार का तात्पर्य है, प्राथमिक उपचार का क्या तात्पर्य है? घर की दवाइयों से इलाज करना, घायल व्यक्ति का डॉक्टरी उपचार से पूर्व उपचार करना, या प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया गया उपचार, या घायल व्यक्तियों के डॉक्टर के आने तक होश में रखना। तो आपको बता दें प्राथमिक उपचार का क्या तात्पर्य भैया? प्राथमिक उपचार का जो तात्पर्य है वह है घायल व्यक्ति का डॉक्टरी उपचार से पूर्व उपचार करना। ठीक है, यानी डॉक्टर ना आए उसके पहले आप कुछ उपचार कर दें, उसी को कहते हैं प्राथमिक उपचार का तात्पर्य। दूसरा है कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति को ठीक करना, डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति को कुछ ना करने देना, डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति से बातें करना, या डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने नहीं देना। तो इनमें से उत्तर हो जाएगा सही आपका डी वाला ऑप्शन, कि डॉक्टर के आने से पूर्व उस व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने ना पाए, ये प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक उपचार बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स में क्या वस्तुएं होती हैं? प्राथमिक उपचार हेतु तो आवश्यक दवाएं एवं वस्तुएं, पट्टी रुई डिटॉल, या पट्टी रुई डिटॉल कैंची, ऑपरेशन की सभी वस्तुएं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप? इनमें से आप सही उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक चिकित्सा उपचार हेतु आवश्यक दवाएं एवं वस्तुएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर जरूरी है? सीपीआर क्यों जरूरी है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सीपीआर जरूरी क्यों है? तो सांस तथा हृदय गति रुकने पर, घायल होने पर, बेहोश होने पर, या उपयुक्त सभी? तो आपको बता दें सीपीआर तब दिया जाता है जब सांस, किसी भी व्यक्ति की सांस रुक जाए या हृदय की गति रुक जाए, तब हम सीपीआर देते हैं, जो दोनों हाथों से सीने के बल पे 1 मिनट में लगभग 20 से 30 बार पुश करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो उसको सीपीआर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल का दौरा पड़ने पर होता है, सीने में जकड़न तथा बेचैनी होती है, या फिर दर्द होता है, कंधा हाथ पैर या पैर तक फैलाना, या आवाभी दोनों, या कोई अंतर समझ में नहीं आता? तो आपको बता दें दिल का जब दौरा पड़ता है तो क्या होता है? दिल का जब दौरा पड़ता है तब हम सीने में जकड़न तथा बेचैनी हो जाती है, कंधे दर्द होते हैं, गर्दन, हाथ तथा पैर तक फैलने लगता है, यानी दर्द फैलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए और बी दोनों सही है, इसलिए सी वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उल्टी आने पर दवा दी जाती है। जब किसी भी व्यक्ति को उल्टी आती है तो कौन सी दवा दी जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि डिस्प्रिन, या एबोमिन, बुफ्रेन, या फिर
पाल। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका बा वाला ऑप्शन सही होगा, एबोमिन। एबोमिन क्या है? उल्टी की दवा है। ऑप्शन नंबर 22 में सही उत्तर है। विषाक्त भोजन में क्या होता है? जो विषाक्त भोजन होते हैं उसमें क्या होता है? सल्मोनेला या फिर क्लास्ट्रीडियम या प्लोमोडियम या फिर लैक्टोबैसिलस, ये सभी एक प्रकार के क्या हैं? जीवाणु हैं। ठीक है, तो विषाक्त भोजन में क्या पाया जाता है? तो विषाक्त भोजन में हमेशा सल्मोनेला टाइप ही पाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवेनम किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? एंटीवेनम क्या है? एंटीवेनम एक प्रकार का जो है विष रोधी इंजेक्शन है। सांप के जहर से, पेड़ पौधों के रस से, सांपों के रक्त से या रसायनों से। तो आपको बता दें, एंटीवेनम जो तैयार किया जाता है वो सांपों के जहर से तैयार किया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो हम एंटीवेनम लेने के लिए कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही एंटीवेनम उपलब्ध है। बाकी बहुत जगह पर आप जाएंगे वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा मुद्दा यह भी है। मैं क्लास में आप सबसे निवेदन भी करूंगा कि जब भी कहीं ऐसी जगह इन सब तत्वों पर आपको बोलने का मौका मिले तो आप जरूर इस पर आवाज़ उठाएं। जो एंटीवेनम है वो ब्लॉक स्तर पर रखा जाए, ब्लॉक स्तर पर रखा जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जिस भी व्यक्ति को सांप काटता है उसकी मदद हो सके। क्योंकि आप देखते हैं कहीं कहीं पर गांव से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर होता है और दूरी होने के बावजूद समय से नहीं पहुंच पाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए हमारा तो यही प्रयास है कि ये जो एंटीवेनम है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो है ही है, लेकिन इसको ब्लॉक के स्तर पर रखा जाए। जो ब्लॉक में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं वहाँ पर भी इसकी जो है उपलब्धता दी जाए ताकि लोगों की जान बच सके। ठीक है, तो ये सांपों के जहर से बनाया जाता है और सांप काटने का इंजेक्शन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ों को CPR देते समय छाती को दबाने व सांस देने का अनुपात कितना है? पहला ऑप्शन है 2 बार छाती को दबाना, 30 बार सांस देना, 5 बार छाती को दबाना, 2 बार सांस देना, 5 बार छाती को यानी सीने को दबाना, 2 बार सांस देना, या 30 बार छाती को दबाना, 2 बार सांस लेना। तो जब भी यहाँ पर बड़े की बात हो तो हम जब भी किसी भी बड़े बुजुर्ग को क्या कर रहे हैं कि अगर CPR दे रहे हैं तो उसके समय 2 बार हम छाती को दबाएंगे और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सांस देने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मूर्छा क्या है? डर की प्रतिक्रिया या अचानक गिर जाना, थोड़े समय के लिए अचेत हो जाना, या फिर जुकाम का लक्षण। तो मूर्छा क्या है भैया? मूर्छा जो है ये क्या है? ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही होगा, थोड़े समय के लिए अचेत हो जाना। जब थोड़े समय के लिए आप अचेत हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मूर्छित हो गए या मूर्छा आ गई या बेहोशी हो गई, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण, संसाधन संपन्न एवं सूझबूझ वाला, बातचीत करने की कला में निपुण, अहंकारी हो या घबराहट वाला हो। जो प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण है ना वो क्या है? साधन संपन्न तथा सूझबूझ वाला व्यक्ति ही प्राथमिक चिकित्सा के वाला हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्वास्थ्य शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो सामान्यतः स्वस्थ शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5.6 लीटर के आसपास होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBCS का जीवन काल कितना होता है? बहुत ही आसान सा सवाल है और कई बार यहाँ प्रश्न आया हुआ है। RBCS का जीवन काल 80 से 100 दिन का होता है, या फिर 50 से 70 दिन का होता है, या फिर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी कह रहा है कि 25 से 75 दिन और 90 से 120 दिन। तो आपको बता दें सही उत्तर होगा 90 से 120 दिन। 90 से 120 दिन RBCS का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानेदार श्वेत कणों में किस पर लाल अम्लीय रंग चढ़ता है? नाइट्रोफिल, या फिर ऑप्शन बा दिया गया है कि इओसिनोफिल, बेसोफिल या लिम्फोसाइट। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा आपका इओसिनोफिल।
इयोसिनोफिल पर दानेदार श्वेत कण में किस प्रकार का, तो ये इयोसिनोफिल अम्लीय रंग चढ़ता है। ऑप्शन नंबर 22 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त फेफड़ों एवं त्वचा की सहायता से शरीर के ताप को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखता है। तो रक्त ऑप्शन कह रहा है कि 100 डिग्री 1 फ़ारेनहाइट या 99 फ़ारेनहाइट, 75 फ़ारेनहाइट या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट। तो आपको बता दें कि जब रक्त की बात हो, रक्त फेफड़ों एवं त्वचा की सहायता से शरीर के ताप को रखता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रोनोज से बनता है। कोशिका क्षति, कैल्शियम लवण या थ्रोम्बिन या फिर फाइब्रिन। तो आपको बता दें इनमें सही उत्तर दा होगा, फाइब्रिन। फाइब्रिन जो होता है वो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन से बनता है। ऑप्शन दा इसमें आपका सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हृदय का वजन पूछा गया है कि हृदय का वजन कितना होता है। 200 ग्राम होता है, 250 ग्राम, 300 से 350 ग्राम या फिर 200 से 250 ग्राम। तो आपको बता दें हृदय का जो एग्जैक्ट वजन होता है वो होता है 300 से 350 ग्राम के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर 27 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहोश व्यक्ति को नहीं लिटाना चाहिए, सीधे, उल्टा, सर के सिर ऊपर रखना या करवट। तो आपको ध्यान रखना है जो भी व्यक्ति बेहोश हो उनको कभी उल्टा नहीं लिटाना चाहिए। बेहोश वाले व्यक्ति को, जो बेहोश हो उसको उल्टा नहीं लिटाना चाहिए। ऑप्शन 22 में आपका सही उत्तर होगा। चले अगला प्रश्न है ग्रसनी की लंबाई। सभी लोग बताइए कि भाई कि ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर, 8 से 12 सेंटीमीटर, 7 से 10 सेंटीमीटर या 5 से 9 सेंटीमीटर। तो ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर ग्रसनी की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर 22 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हमारे शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो फेफड़ों और ऊतक के बीच में होता है। आ और बा इसमें दोनों ऑप्शन आपके राइट होंगे, सा वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रस्रवित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 21% होता है। कितना होता है, 21%। ऑप्शन 22 में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न कह रहा है कि वृक्क या मूत्रपिंड फेफड़े तथा त्वचा मानव अंग कहलाते हैं। परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन या फिर तंत्रिका। तो आपको बता दें वृक्क तथा मूत्रपिंड फेफड़े तथा त्वचा के जो मानव अंग कहलाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है उत्सर्जन। क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मूत्रपिंड संख्या में कितने होते हैं। तो मूत्रपिंड संख्या में कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी का वजन कितना होता है। देखिए किडनी का वजन जो होता है वो कितना होता है, किसी को पता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए भाई। तो किडनी का वजन लगभग होता है 125 से 170 ग्राम। कितना होता है, 125 से 170 ग्राम के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर 22 में आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किसकी रचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है। अंग्रेजी अक्षर यू के समान किसकी रचना होती है। ऑप्शन नंबर आ दिया गया निकटस्थ कुंडलित नालिका या हेनेले कूप, दूरस्थ कुंडलित नालिका या फिर संग्रह नालिका। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हेनेले कूप आपका इसमें राइट आंसर है। ठीक है, इसका जो संरचना होती है वो यू के समान होती है। हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। पहला ऑप्शन है 15 लीटर, 2.6 लीटर, 1.5 लीटर या 5.0 लीटर। तो आपको बता दें हमारे शरीर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र जो है वो द्रव के रूप में बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि मूत्र में जल की मात्रा समानता कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया गया 96%, 2%, 80% या फिर 40%। पूछा क्या गया भैया, मूत्र में जल की मात्रा, तो लगभग 96% जल पाया जाता है मूत्र में। ठीक है, मूत्र में कितने परसेंट, 96% जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गंध का ज्ञान कराने वाले नाड़ी तंतु कौन से हैं, यानी कि गंध जो आती है उसका ज्ञान कराने वाले जो नाड़ी तंत्र हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसको ऑल्फैक्टरी स्नायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी स्नायु कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि स्पर्म की संख्या कम होने का परिणाम क्या है। अगर आपके शरीर में स्पर्म की संख्या कम हो जाए, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, स्पर्म की संख्या कम होने का परिणाम क्या है। मृत्यु हो जाना, नपुंसकता, गर्भपात या फिर गर्भावस्था। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा नपुंसकता। जब भी आपको, चाहे पुरुष हो चाहे जो है महिला, अगर बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म जब भी पुरुषों में स्पर्म की मात्रा कम हो जाएगी तो नपुंसकता आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के गर्भ निरोधक साधन का ब्रांड नाम क्या है। ठीक है, भारत में जो महिलाएं हैं उनके गर्भ निरोधक साधन का ब्रांड नाम क्या है। निरोध, नियोग या फिर विनोद या फिर सहेली। तो उत्तर आप रखेंगे सहेली। ऑप्शन नंबर ड इसमें करेक्ट आंसर है, द वाला ऑप्शन, क्योंकि भारत में महिलाओं का जो गर्भ निरोधक साधन ब्रांड का नाम है वो सहेली है। ऑप्शन द इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, गर्भाशय में शिशु का विकास होता है कितने दिन में। पूछा गया है कि गर्भाशय में शिशु का विकास कितने दिन में होता है। 210 दिन, 280 दिन या फिर 180 दिन या फिर 190 दिन। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बा इसमें सही उत्तर होगा 280 दिन। ठीक है, 280 दिन में गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बा इसमें सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिसंचरण तंत्र का उद्भव होता है। एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि जब भी बात हो किसी जनन परत की, तो किसी जनन परत में रक्त तथा परिसंचरण तंत्र का जो उद्भव होता है वो होता है मीजोडर्म से। किससे होता है, मीजोडर्म से होता है। ऑप्शन नंबर 22 में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना पूछा गया है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज या फिर भ्रूण कोश। तो इनमें सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हो जाएगा आपका सा वाला ऑप्शन युग्मनज। इनमें से युग्मनज जो है यह है द्विगुणित संरचना। ऑप्शन नंबर सा सही उत्तर है। चले अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है कार्पस कैलोसम से या कार्पस यूटेरी से, कार्पस ल्यूटियम से या फिर कार्पस एब्लिकेंस से। तो इनमें से सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का जो स्रावण होता है वो कार्पस ल्यूटियम से होता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका सही उत्तर है। कौन सा, सा वाला ऑप्शन कार्पस ल्यूटियम आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव मादा में गर्भकाल होता है, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9 माह। 9 माह जो होता है वो गर्भावस्था का समय होता है। ठीक है, मानव मादा में गर्भकाल का समय जो होता है वो 9 महीने का होता है। ऑप्शन नंबर सा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्पस टी रोकता है। क्वेश्चन है कि कार्पस टी रोकता है, चलिए जल्दी से बताइए, कार्पस टी रोकता है। आपका ऑप्शन है अंडोत्सर्ग से, अंड निषेचन से या भ्रूण रोपण को या आ व बा दोनों। तो जल्दी से बताइए भाई क्या होता है कार्पस टी। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, भ्रूण रोपण को कार्पस टी जो रोकता है वो भ्रूण रोपण को रोकता है। ऑप्शन सा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था। कृषि, औद्योगिकरण, तकनीकी या सभ्यता में परिवर्तन। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा तकनीकी। ठीक है, जो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ था वो तकनीकी के विषय पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोक सकती है।
अंडोत्सर्ग को निषेचन, योनि में शुक्राणु का प्रवेश या फिर रोपण। तो इनमें सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 निषेचन। मादा के जो मुखीय गर्भनिरोधक गोली होती है वो निषेचन की क्रिया रोक देती है। ठीक है, तो इससे गर्भ जो होता है वो नहीं ठहरता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 22 में आपका सही उत्तर हो जाएगा निषेचन। अगला प्रश्न है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? यानी कि जनसंख्या नियंत्रण पे या जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है विधि वो क्या है? गर्भपात यानी गर्भपात कराना, या मुखीय गोली यानी कि गोली का सेवन करना, या वीर्य सेवन, या फिर व्याध्याकरण। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो मुखीय गोली का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इनमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द सही उत्तर होगा बाध्याकरण। जब भी आप देखेंगे ज़्यादातर लोग क्या कराते हैं, नसबंदी करवा लेते हैं, जिसे बाध्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है उसने एक गर्भ निरोधक गोली तैयार की है, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माला डी, संयुक्त गोली, सहेली या निरोध। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सहेली। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा गर्भ निरोधक गोली जो तैयार की गई है उसका नाम है सहेली। ऑप्शन सा इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जन नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? वाय स्खलन, या फिर वायसेक्टोमी, या आवधिक संयम, या स्तनपान अनावर्त। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? इनमें से करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा अवधि संयम। अवधि संयम जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? सुजाक, एड्स, या फिर टाइकोमोनियसिस, या फिर सिफिलिस। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एड्स। ठीक है, रिट्रो वायरस द्वारा जो उत्पन्न होता है वो एड्स उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 22 में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1920 में, 1930, 1950 या 1951? तो ध्यान रखेंगे 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर द इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ और पैर का अचानक बेकाबू कांपना या हिलना क्या कहलाता है? मिर्गी कहलाता है, या लकवा का लक्षण है, या फिर इसमें विषाक्तता, या फिर डायरिया। तो आपको बता दें जब भी अचानक आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर अचानक बेकाबू हो जाए, हिलने लगे, तो उसको मिर्गी का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकार नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से मानसिक विकार नहीं है, गठिया, या फिर एपिलिप्सी, या फिर न्यूरोसिस, या साइकोसिस। तो इनमें से मानसिक विकार पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। तो मानसिक विकार जो नहीं है, गठिया जो है ये एक प्रकार का मानसिक विकार नहीं, एक प्रकार का रोग है। बाकी बात करें एपिलिप्सी, न्यूरोसिस या साइकोसिस, ये सभी प्रकार के मानसिक विकार की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रोग। क्या पूछा गया है कि मानसिक रोग है? ऑप्शन ए है टिटनिस, न्यूरोसिस, नशीली दवाओं पर निर्भरता, शराब पीना। चलिए तो मानसिक रोग कौन सा भैया? मानसिक रोग इनमें से ऑप्शन नंबर 12 टिक करेंगे। न्यूरोसिस जो है एक प्रकार का मानसिक रोग है, बाकी में से नहीं है। ठीक है, तो न्यूरोसिस मानसिक रोग है, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। मानसिक रोग से स्वस्थ कौन है? यानी आत्मनिर्भर व्यक्ति जो है वो, या समाज में सुखकर स्थान, या उद्देश्यपूर्ण जीवन, या उपयुक्त सभी। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ हैं उनको कहा जाता है, ये सभी आत्मनिर्भर व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। जो समाज में रहकर सुख कर रहा है या उद्देश्यपूर्ण जिसका जीवन है, वो सभी क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कांपना, अवसाद, डर और भय का लक्षण क्या है? मृगी, या फिर पार्किंसंस के, या मानसिकता रुग्णता के, या फिर अल्जाइमर के। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मानसिक रुग्णता के। ठीक है, मानसिक रुग्णता आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी कोई भी व्यक्ति कांप रहा है, उस साधन से डर रहा है, भयभीत हो रहा है, तो उसको कहते हैं मानसिक रुग्णता। ओके, चलिए
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पूछा गया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 11 नवंबर या फिर 1 मई। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बा इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोसिस के लक्षण हैं वास्तविकता से दूर जाना, वास्तविकता से दूर जाना या तनाव पर लंबी प्रतिक्रिया, चिंता, डर या उपयुक्त सभी। तो साइकोसिस के इनमें से जो लक्षण है ना, वो क्या कहलाएंगे? हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी। वास्तविकता से दूर, तनाव पर लंबी प्रतिक्रिया, चिंता या डर, ये सभी एक प्रकार के एक साइकोसिस के लक्षण हैं। ऑप्शन ड यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गांजा या मैरिजुआना लेने का तरीका क्या है? स्मोकिंग, मौखिक, इंजेक्शन द्वारा या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, स्मोकिंग। गांजा और मैरिजुआना जो लिया जाता है वो स्मोकिंग के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक नशीले पदार्थ के सेवन से क्या हो जाता है? श्वसन संबंधी विकार होता है, कब्ज होता है या मूढ़स्थिया होती है या उपयुक्त सभी। तो जब लंबे समय तक नशीली पदार्थ का आप उपयोग करेंगे तो ये सभी प्रकार की बीमारी आपके अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी आपका सही है। तो आज की क्लास में लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ प्रश्न थे उनको हमने हल किया है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों लगभग हम 200 प्लस MCQ प्रश्न लेकर के आएंगे आपके पूरे सिलेबस से। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसी प्रकार से हम यूनिट बाय यूनिट भी आपके करा देंगे, यानी 4 वीडियो बनाएंगे। 4 वीडियो में क्या करेंगे, 4 क्लास में आपका प्रत्येक यूनिट के MCQ करा देंगे, उसके बाद 3 से 4 मॉडल पेपर करा देंगे। ठीक है, तो वो आपको हेल्पफुल देगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, सब में ये प्रश्न पत्र होना है और ऑब्जेक्टिव ही होना है। चाहे आपका एग्जाम लिखित हो या फिर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो, दोनों प्रकार की परीक्षाओं में यह प्रश्न MCQ मोड में ही संचालित किया जाएगा। ओके, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहां पर आप जाइए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए SP स्टडी पॉइंट, SP स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे। ठीक है, आपको चैनल मिल जाएगा जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को बताइएगा, अपने क्वेश्चन को बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।